कैरेक्टर और भाजपा इसका कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार की लड़ाई और भाजपा इसका कोई लेना देना नहीं। व्याभिचार दाय नेम भाजपा, क्योंकि भाजपा का व्याभिचार से कोई लेना देना नहीं। और ये कैरेक्टर पार्टी का इसलिए बना, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली ये पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि अब संघ को भी चिंता हो रही है कि ये पार्टी अब जाएगी कहाँ। सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि संघ भी डर रहा है कि 2024 में 370 पार आ गया तो ये हम पे भी रिसीवर बिठा देगा और बोलेगा तुम सही संघ नहीं हो, अब मैं संघ चलाऊंगा। क्योंकि एक विकृत मानसिकता के साथ सोच बढ़ा है। कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं कह सकता कि मैं मंत्री हूं। कोई बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री हूं। जैसा वो राय साहब जो चंपत राय है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो मोदी जी को विष्णु का रूप में देखता हूं। तब से विष्णु जी, मैंने मोदी जी ने उनकी बात बहुत सही मानी और अपने आप को विष्णु मानने लगे। तो जब भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार में गीता बता रहे थे तो सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो फिर वो श्री कृष्ण अपने आप को बताते कि मैं क्या हूँ, मैं पेड़ों में पीपल हूँ, जानवरों में शेर हूँ, मनुष्य में अर्जुन हूँ। वो अपनी व्याख्या करते हैं। वैसे मोदी जी ने व्याख्या करना शुरू कर दी, मैं महाराष्ट्र में एकनाथ हूँ, मैं मध्य प्रदेश में यादव हूँ, मैं राजस्थान में शर्मा हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ हूं, मैं हूं। एक जगह नहीं बोल पा रहे हैं, वो है गृह मंत्रालय। वो जब भी गले पे आती है कि गृह मंत्रालय में अमित हूं, तब अमित भाई ऐसे देखते हैं, सारों उठे नहीं हो तुम, हाँ, इधर नहीं आना। तो कुल मिलाकर कम से कम महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यदि हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, मुझे कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी पे ही मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाएगी। वो बाय डिफॉल्ट गेनर बनना चाहती है। तुम लड़ाई लड़ो, यदि मोदी जी हार गए तो हमारी विजय है, लेकिन मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो अभी लड़ाई का जो मुख्य है वो है क्षेत्रीय पार्टियां। मुझे ममता बनर्जी से बहुत आशा है, मुझे अखिलेश से आशा है, मुझे तेजस्वी से आशा है, मुझे उद्धव से आशा है, शरद पवार से, स्टैलिन से, इन लोगों से आशा है कि ये कम से कम अपने, और महाराष्ट्र 48 सीटों का प्रदेश है, मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र 2024 तय करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में यदि 30 सीटों का गड्ढा हो गया तो आपने लड़ाई जीत ली। और जो 30 सीटों का गड्ढा करने के लिए आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण की हुंकार हुई थी, वो तो हम किताबों में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं, मैं तो छोटा था, दादा तो थे तब, दादा ने तो वो लड़ाई लड़ी है। तब कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ने लड़ाई लड़ी नहीं थी, जनता रास्ते पे आ गई थी। क्योंकि जब संसद आवारा होती है तो जनता रास्ते पे उतरती है। अब संसद आवारा हो चुकी है। जिस संसद में विरोधियों को बोलने नहीं जाता, निष्कासन का रास्ता अपनाया जाता है, जिस संसद में बिना चर्चा किए बिल पास होते हैं, जिस संसद में रिकॉर्ड पे झूठ बोला जाता है और झूठ परोसा जाता है, उसे आवारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जहां स्पीकर बंधुआ मजदूर बनता है सत्ता का, जहां राष्ट्रपति मौन धारण करके बैठती है, ना कोई दिखती है उनको, ना कोई सुनाई देता है, ना कोई बोलने के लिए तैयार है। जब मणिपुर जल रहा था तो एक दिन मुझे फ़ोन आया रात को 9 साढ़े 9 बजे, संडे का दिन था, ड्राइवर नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, फ़ोन बार बार बज रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं कौन रात को 9 बजे इतना क्यों बार बार फ़ोन कर रहा। तो मैंने गाड़ी साइड को लगा के इरिटेट होते हुए बोला हेलो, बोले अशोक। बोले कौन? महिला का आवाज़ था। बोले अनुसुईया।
बोले कौन अनुसुईया? अनुसुईया तुम्हारी बड़ी दीदी अनुसुईया उइके बोल रही हूँ, मणिपुर गवर्नर। मैंने अरे क्योंकि जब कंबाइन मध्य प्रदेश था तब से हम जानते थे उनको, हमारी पत्रकारिता और उनकी राजनीति साथ में शुरू हुई। तो ऐसे कई नेता हैं कि स्ट्रगल के दिनों में वो हम साथ में बैठ के एक दुकान पे चाय पीते थे कि मेरा टिकट कट रहा है, हमने बोला यार हमारी भी औकात नहीं दिलवाने की, ऐसी बात होती थी। इसके एक बार मिल को देखो दीदी, इसको मिल के देखो, तो वो संबंध थे। बोले अशोक दिल हल्का करना है, तुझसे बात करनी है। मैंने बोलो दीदी क्या हुआ? तो उसने जो मणिपुर का वृत्तांत बताया मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जब बता रही थी तो फूट फूट के रो रही थी। मैंने बोला दीदी आप गवर्नर हो, ऐसा रो मत। बोले बेडरूम में बैठ के बैठी हूँ बेटा, तुझसे ही दिल हल्का कर सकती हूँ। जो रिपोर्ट हो रहा है उसके 1000 गुना चीज़ें हुई है। बोले आप समझ सकते हो क्या हुआ मणिपुर का। और ये इसको नराधम नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी मेरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, लेकिन यदि वो काम करे तो रावण को रावण नहीं कहूं तो क्या कहूं, नराधम को नराधम नहीं कहूं तो क्या कहूं। बंगाल में यदि एक कोई कांड हो जाता है तो उस कांड के लिए प्रधानमंत्री बंगाल में जाके उन महिलाओं से मिलते हैं। बंगाल में जो हुआ उसको मैं सही नहीं मानता, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री गए, जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से बात की, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को सांप सूंघ जाता है क्या? जब मणिपुर में महिलाओं का होता है तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर जाने को तैयार नहीं है। तब वो मणिपुर की बेटियां उनका परिवार नहीं है। जब खिलाड़ी हमारी कुश्ती की अपनी इज्जत लूट चुकी है, इसकी गुहार लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करना चाहती थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय का साथ लेना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्गति इस देश में महिलाओं की हो नहीं सकती। किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप? किस आदि आबादी की बात करते हैं आप? इस हॉल में बैठी हुई कोई महिला, उसको 100 किलो तोला तो सोना भी दे दो, लेकिन उसकी बेटी की इज्जत पे आ जाएगी तो 100 किलो सोना फेंक के अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए रणांगन पे उतर आएगी। ये वो देश है। आप बोलते हो महिला सशक्तिकरण, उन लड़कियों को आपके पुलिस ने जूतों से रोंदा है क्योंकि एक गुंडे के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करना चाहती है और वो गुंडा आपका सांसद है तो 1-2 सीटें आपको जितवाता है उत्तर प्रदेश में। गुजरात लॉ कॉलेज अभी का एक्सपीरियंस, अभी का है, ज्यादा नहीं। गुजरात नेशनल लॉ कॉलेज कैंपस में लड़कियों के हॉस्टल में मैसिव व्यभिचार हुआ लड़कियों के साथ, और लड़कों के हॉस्टल में घुस के उन्होंने लड़कों के साथ भी व्यभिचार किया। यूनिवर्सिटी ने खबरें दबा दी। रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में। एक लड़की ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पे दी। वहां के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, उसने सुओ मोटो एक्सेप्ट करते हुए इस केस को ओपन किया और उसने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। यदि लॉ यूनिवर्सिटी में ऐसी बातें होती है, जो देश के लोगों के कानून के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो फौज तैयार हो रही है, यदि वो अपने ही अधिकारों का रक्षण नहीं कर पाती तो इससे ज़्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती। उन्होंने हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज हर्षा देवानी को इंक्वायरी करने के लिए भेजा और जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई तो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जो संदेश खली में हुआ वो उसका 1% है, मैं दावे के साथ कहता हूं। राम राज्य 35 साल का गुजरात में सरकार है, राम राज्य की बीजेपी की 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। विष्णु का अवतार समझने वाले नरेंद्र मोदी का गृह प्रदेश है, महात्मा गांधी की भूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। पटेल का स्टैचू बड़ा करने से पटेल की महानता नहीं होती। अरे पटेल के गुणों का कुछ तो अपने में लिया होता। प्रधानमंत्री गए क्या? उसके बाद 4 बार गुजरात गए, लॉ यूनिवर्सिटी की वो लड़कियों को मिलने नहीं गए। शर्म आती है। वो लड़कियां पाकिस्तान की हैं, चाइना से आई हुई है। 145 करोड़ इस देशवासियों में से वो नहीं हैं। झूठ बोलते हैं जब मैं बोलते हैं कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार है। इसका कोई परिवार नहीं है।
यह सिर्फ खुद ही अपना परिवार है। इसको उद्योगपति अपने फैंसी ड्रीम्स करने के लिए चाहिए। इसको अपने पत्रकार भाट चाहिए, अपने चरण भाट, जो रोज इसकी भटेती करे, इसके कसीदे गाए। इसे अपने पार्टी में वो तमाम नेता चाहिए जो नीचे मुंडी करके आंख बंद करके बैठे। इसे विपक्ष तो चाहिए ही नहीं। और उसके बाद ये कहता है कि महिलाओं के लिए, मेरी माँ बर्तन मांजती थी तो, अरे तुम्हारी माँ बर्तन मांजती थी तो तुम उस गरीबी का बदला बाकी लोगों के बच्चों से क्यों ले रहे हो? हर एक के माँ बाप ने, कोई करोड़पति बन के नहीं आया, हर एक के घर में संघर्ष हुआ है। धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे। इसका मतलब कल अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वालों को जूता ही मारना शुरू करें सुबह शाम तक। कि साला मेरा बाप बैठता था, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। इनके पास मुंह नहीं है सवाल खोलने का। और इसके बाद भी देश का विकास, मैं बोलता हूं कहां है विकास? पैरामीटर्स मेरे पास आइए। देश का विकास कहां है? बोले जीएसटी बढ़ा। जीएसटी बढ़ा, जीएसटी से बड़ा फ्रॉड नहीं है। और ये जब आपको अंधभक्त बोलते हैं ना कि जीएसटी इतना बड़ा, फिर भी कहते हो इकोनॉमी ठीक नहीं है। जीएसटी कैसा बढ़ा? फरवरी का जीएसटी बताता हूं। अभी अब हम मार्च में हैं, फरवरी का जीएसटी बताता हूं। 1,63,337 करोड़ रुपए जीएसटी फरवरी। उनमें से सेंट्रल जीएसटी 31,785 करोड़, स्टेट जीएसटी 39,615 करोड़ और आईजीएसटी 84,094 करोड़। ये आईजीएसटी क्या है? ये इंटर बिलिंग और उससे ज़्यादा इंपोर्ट से मिलने वाले टैक्सेस है। यदि टोटल जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी से भी ज़्यादा इंपोर्ट पे टैक्स लगा के और सेस लगा के यदि आप पैसा कमाते हो तो ये देश नीचे जाना तय है। क्योंकि जो देश इंपोर्ट पे टैक्स लगा के अपनी ड्यूटी कमाता है वो अपने देश को बर्बादी के कगार पे ले जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम और 200 अरब डॉलर का घाटा है। कहाँ जाएंगे हम? जब ये आंकड़े कहते तो बोलते नहीं इंपोर्ट अभी नेसेसरी है, बाद में हम कवर करेंगे। अरे 10 साल से यही बोल रहे हो। पहले बोल रहे थे मुझे, उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने चाहिए, 60 महीने दिए। फिर आपने कहा 5 साल और चाहिए, 5 साल और दे दिए। हर बार आपको हम समय देते हैं और हर बार आप एक नीचांक गांठते हो और फिर झूठ बोलते हो कि हमने, देश बहुत प्रगतिशील है, मंगलयान भेजा, रामलला आ गए हैं। अरे बाबा रामलला आ गए तो आ गए, आगे क्या? रामलला के लिए तो लोग डोनेशन दे रहे हैं, वो तो 56 भोग खाएगा। लेकिन रामलला के वहाँ जो दिए लगते हैं, 85 लाख दिए और 80 लाख दिए और 90 लाख दिए का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हो, वो दिया बुझने के बाद उस दिए से तेल लेने के लिए छोटी छोटी बच्चियां पुलिस के डंडे खाती है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए राम के मंदिर में जाने के पहले। मेरा राम उस मंदिर में है ही नहीं यदि मेरे छोटी बच्चियां वहां पुलिस के डंडे खा रही हैं। मेरा राम वहां नहीं हो सकता। मेरा राम तो शबरी के बेर खाता है। मेरा राम केवट की धन्यवाद देता है। मेरा राम रईस को चोचले नहीं पालता। सर्वोच्च न्यायालय ने जब बॉन्ड पे बात करी तो प्रधानमंत्री कह गए कि सुदामा आता है श्री कृष्ण को मिलने और पोटली में से कुछ निकाल के देता है तो सर्वोच्च न्यायालय को तकलीफ है। अरे भाई क्या सुदामा है तुम्हारे? ये कौन से चावल ला रहे हैं? क्या डायमंड के बना के ला रहे हैं क्या? एक एक चावल 1400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। और यदि ऐसे सुदामा इस देश में हैं तो फिर हमारी और अपनी जगह कहाँ है दादा? ढूंढे आध्यात्म में, ढूंढो को सुदामा से भी गरीब कोई था क्या? क्योंकि हमें यही मालूम था कि सुदामा सबसे गरीब ब्राह्मण था। यदि सबसे गरीब ब्राह्मण अब्जोपति है तो फिर मैं और आप कहाँ, मतलब हमारी जगह कहाँ है? हम पाताल में जाएं? बेशरम, सब बेच के खाया है। और ये वस्तु स्थिति आपको बतानी है लोगों के सामने। ये चीजें सामने लानी होगी। ऐसा नहीं कि
यहाँ आके भाषण दे के, मतलब कीड़ा नहीं है भाषण देने का, ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, मैं भाषण देने वाला नहीं हूँ। हम 10-10 मिनट पे 5-5 मिनट के प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, 1 घंटा बोलने की बात नहीं है। लेकिन लगता है कि जब फेल सब हो गए तो किसी ना किसी को तो गांडी उठाना होगा, तुनीर पे तो बाण चढ़ाने होंगे, बाण तो चलाने होंगे। भले ही अकेला चले, साथ में लोग आते हैं, मिलते हैं, सुनने वाले लोग भी हैं और मेरे जैसे बोलने वाले लोग भी हैं, लेकिन सुनने वालों की तादाद कम है। हो सकता है डर के नहीं सुनते होंगे, हो सकता है कि एक अदृश्य मनमोहन देसाई की पिक्चर के सपने में रहना चाहते हो, इसलिए सच्चाई देखना नहीं चाहते। लेकिन आप सच्चाई से कब तक भागते फिरोगे? ये आपके सामने भूत आके खड़ा हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हमने तो ज़िंदगी जी ली है, हम चले जाएंगे तो आने वाले श्राद्ध के दिन हमारे पोते हमारे फोटो को जूते से नहीं मारे, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। कोई कौवे का इंतज़ार नहीं करेगा, कोई घास नहीं डालेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तब तक आप जिंदगी नरक बना चुके होंगे इस देश में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई राजनीतिक दल ठीक है, लेकिन ऐसे मर्द को चुनाव जिताइए कि जो आंखों में आके डाल के पूछे कि ये गलत है या सही है, बता। वहाँ जाके पूछ हिलाते हुए होयबा होयबा बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। और यदि ऐसे सांसद भेजोगे तो ये आपका अपमान है। नपुंसकों को आगे भेजोगे तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर आप में भी पौरुषत्व कहाँ से आएगा यदि आपके नेता ऐसे हो तो। इसलिए ये यज्ञ है, 2000 के चुनाव, 2024 के चुनाव, ये चुनाव मात्र नहीं, ये देश की एक दिशा देने वाली तय होगी। और यदि ये देश उस गर्त में चला जाएगा तो फिर 100 साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, 100 साल लड़ाई लड़ने के बाद आपको फिर एक नए सूरज के इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन क्या भारत भूमि पे 100 साल का कोई अभिशाप है? मुगल आ गए 100 साल चले गए, अंग्रेज़ आ गए 100 साल चलेंगे, और ये फैसिस्ट लोग आएंगे, धर्मांध लोग आएंगे और ये 100 साल राज करेंगे। देश बचेगा नहीं। ये देश को बचाना है। हमने और आपने क्या खोया होगा, लेकिन जिन लोगों ने खोया वो ऊपर बैठे हैं। एक दिन हमको भी ऊपर जाना है, जवाब तो देना है। वह कम से कम नज़र में नज़र तो मिला सकते हैं कि हाँ, हमने जितना हो सका उतना तो किया, बाकी सब जाने। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ दादा को। दादा ने कहा, मैं आज पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़े सटायरिस्ट थे, व्यंग्यकार, हरिशंकर परसाई, मध्य प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त व्यंग्यकार। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनको आमने सामने देखा है, ब्लड फ्लैश में। मैंने उनका इंटरव्यू किया है और बहुत जिंदा दिल इंसान थे, लेकिन वो अंतिम दिनों में थे। उनके 6 महीने बाद उनका देहांत ही हो गया, तो मैं उतना ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। चंदा मांगने वाला और चंदा देने वाला एक दूसरे की शरीर की गंध बाखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान लेता है ये देगा या नहीं, और देने वाला भी मांगने वाले शरीर की गंध समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। यह हरिशंकर परसाई ने तब लिखा था जब उन्हें नरेंद्र मोदी नाम के कैरेक्टर के बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं तो वो नहीं लिखते। वो ये लिखते कि वर्तमान में जिसको चंदा लेना है वो आगे जो भी सज्जन आए उसके शरीर पे केमिकल डाल के गंध पैदा कर लेगा कि मुझे गंध आ रही है, तू चंदा देगा। बोले माए बाप मैं नहीं, गंध आ रही है, ईडी सीबीआई बाहर बैठी है, देख ले, देगा। तो डरो मत, ये बहुत बड़ा शूरवीर नहीं है। जो आपको डराता है उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। और इसके कई उदाहरण मैं देता हूँ, और एक मोदी जी का स्वयं का उदाहरण मैं दूंगा। और ये कोई झूठ नहीं है, ये रिकॉर्डेड बात है, ये आपको पुलिस की डायरी में रिकॉर्ड मिलेगा। बात ये हुई है कि मोदी जी नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे और गांधीनगर में नया राजधानी बना था, तो सारे बंगले मंत्रियों की एक तरफ और एंड में बड़ा बंगला मुख्यमंत्री का। रात में धड़म करके आवाज़ आई, मुख्यमंत्री जी जो पैर में था, जो कम शरीर पे था, वो लेके भागे घर के बाहर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी।
तुरंत ड्राइवर रात के 1:30-2 बजे नींद में भागा आया, उसके पास जो भी पहना था, बोला गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, सबको गया कि सीएम बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसको पता नहीं। डीजी तक बात हो गई, सारी पुलिस वाले रास्ते पे आ गए, सीएम कहाँ जा रहे हैं, सीएम कहाँ जा रहे हैं। सीएम अहमदनगर की तरफ अहमदाबाद की तरफ निकले तो रास्ते में सब डीजी वगैरह सब आ गए, घेर लिया। बोले सर क्या हुआ। फिर ये गाड़ी से भी उतरने में बाहर डर रहे थे तो इन्होंने कांच नीचे की, बोला बम से हमला हुआ है घर पे। सबके पैरों की जमीन खिसक गई, नरेंद्र मोदी के घर पे बम पे हमला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको सेफ जगह पे लेके जाया गया, सारे लोग लग गए इन्वेस्टिगेशन में। हुआ यूँ था कि पीछे से एक बाईपास जा रहा था, उस बाईपास पे एक ट्रक का टायर फट गया था। समझा बुझा के उनको वापस लाया गया, लेकिन पुलिस डायरी में वो दर्ज हुआ मामला कि सूचना मुख्यमंत्री के घर पे बम से हमला, और फिर बाद ही दर्ज हुआ वो टायर फटा पाया गया। ये रिकॉर्डेड है। तो आप डरो मत, अब की बार 300 पार, अब की बार 700 पार, ये वार क्राई है। चेहरे पे वो ताकत नहीं है। अब की बार 130 पार के लाले पड़े हैं, 270 के आंकड़े पे पहुंचने में मुश्किल हो रही है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए। आप टेलीविज़न के सर्वे पे, लोगों के भाषणों पे, इन पे मत जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर हर महादेव का नारा तो हर युद्ध में लगता था छत्रपति शिवाजी महाराज से। वो नारा तो पानीपत में भी लगा ना, पानीपत हुआ ना। तो ये नारा जोश देने के लिए होता है। तो ये 370 पार और 300 पार जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है, मतदाताओं के लिए नहीं है। मतदाताओं के लिए ये आर पार की लड़ाई है, और मतदाताओं को इस बार प्रजातंत्र को पार करना है। मतदाताओं को ये देखना है कि इस बार ये रावण सीता को लेके लंका ना पहुंचे। ये कलयुग के जटायु है, हम सीता को उतार के वापस लाएंगे, इस विश्वास के साथ। और आपसे गुजारिश है कि ये विचार आप पहुंचाइए, लोगों तक बोलिए। मुझे लोग टाइगर कहते हो, दीपक शर्मा उसको चश्मा लगाया दादा। एक हाथी को कोई टाइगर कहता है क्या? मैं तो हमेशा कहता हूँ। तो मैं टाइगर नहीं हूँ, आप सब टाइगर हैं। आप सुनने आए हैं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।